हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 15 के बारे में। इससे पहले के लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है, आर्टिकल 14 तक के लेक्चर हमने कवर किए हैं। यदि आपने नहीं देखा मेरे चैनल पे अगर जाके देख सकते हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 15 के बारे में, जो कहता है कि राज्य के द्वारा विभेद वर्जित है, यानी कि राज्य किन आधारों पर यहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सभी के आधारों पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप ये नहीं कह सकते किसी व्यक्ति को कि आप हिंदू हो इस होटल में नहीं जा सकते हो, मुस्लिम हो इस होटल में नहीं जा सकते हो। ऐसा धर्म के आधार पर ऐसा कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज, तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बात करें यहाँ पे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्या बात करता है, किन आधारों पर मना करता है। पहला तो है आपका धर्म, दूसरा मूल वंश, तीसरा जाति, चौथा लिंग, पांचवा जन्म स्थान। ये 5 ग्राउंड्स बताए गए हैं, 5 आधार बताए गए हैं, जिनके आधार पे कहा गया है कि राज्य या फिर नागरिक दोनों किसी भी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर विभेद नहीं करेंगे। इसका मना किया गया, प्रतिषेध किया गया, रोका गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट जो हम पढ़ रहे थे, समानता का अधिकार, ठीक है, 14 से लेके 18 तक के प्रोविजन, जिसमें से आज हमारा है 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 15वां आज हमारा है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा आर्टिकल 16 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 5 आधार बताए गए हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया RRCSP। इसका मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब इन 5 को हम अगर आगे कहीं लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने RRCSP कर दिया है। RRCSP को ही ये पूरा रहेगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर इसके बेसिक बारे में। ठीक है ना, बेसिक कुछ यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है कि आर्टिकल 14 में भिन्न समता के अधिकार के सामान्य नियम का अनुच्छेद 15 एक विशिष्ट उदाहरण है। यानी कि आपने आर्टिकल 14 पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। भाई जब समान व्यवहार होना चाहिए तो किस आधार पर होगा। पहले तो एक सबसे बड़ा उदाहरण है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आधार पर इन सभी के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब भेदभाव नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे अगर किया जाता है तो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन होगा, आर्टिकल 14 के साथ 15 का भी वॉयलेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। दूसरा कहता है आर्टिकल 15 का अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। यानी कि हमने आर्टिकल 14 पढ़ा था, आर्टिकल 14 किसको प्राप्त था, चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो, सभी को यहाँ पे समानता का अधिकार प्राप्त था। आर्टिकल 14 के तहत विधियों के समान संरक्षण का प्राप्त था। ठीक है, विधि के समान संरक्षण सभी को प्राप्त था यहाँ आर्टिकल 14 के तहत। लेकिन आर्टिकल 15 में जो अधिकार बताए गए हैं, ठीक है, तो किसको प्राप्त हैं, वो प्राप्त है आपको सिर्फ केवल और केवल नागरिकों को। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि राज्य को केवल RRCSP के आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध असमानता का व्यवहार करने से रोकता है। ठीक है, राज्य को किसके आधार पर रोकता है, सिर्फ 5 आधार हैं। 5 आधार कौन कौन से हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि यहाँ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर रोका गया है कि इन आधारों पर किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा कि आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आपकी कास्ट ये है, आप SC के हो, ST के हो, ठीक है, या फिर आप महिला हो, पुरुष हो, ऐसा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज कहता है कि कोई भी नागरिक केवल RRCSP के आधार पर होटलों, मनोरंजन स्थानों, कुओं, तालाबों, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों में जाने से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी नागरिक को रोका नहीं जाएगा कि आप इस तालाब में नहीं जाएंगे, आप इस सड़क में नहीं जाएंगे, इस सार्वजनिक स्थान में नहीं जाएंगे। भाई सार्वजनिक स्थान का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी आ जा सकता हो। अगर वहाँ पे जाने से रोका जाए तो क्या होगा, उसका आर्टिकल 15 में वॉयलेशन तो होगा। अगर आर्टिकल 15 में ये वॉयलेशन हो रहा है तो फिर इसका मतलब आर्टिकल 14 और 15 दोनों का वॉयलेशन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा वॉयलेशन होता भी है तो आपको फंडामेंटल राइट क्या हो रहे हैं, FR क्या हो रहे हैं, वॉयलेट हो रहे हैं, तो आप इसको इन्फोर्स करवाने के लिए ना 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 में हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अब इसका पूरे का कहने का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए जो विधि आर्टिकल 15 के तहत
अवैध होगी ना, यानी आर्टिकल 15 के तहत अगर किसी विधि को अवैध घोषित कर दिया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, इसका मतलब उस विधि को आर्टिकल 14 के तहत भी युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर, यानी युक्तियुक्त वर्गीकरण सिद्धांत कहाँ पढ़ा था? आर्टिकल 14 में पढ़ा था, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार तो है, लेकिन अगर जो आधार आर्टिकल 15 में वॉयलेट कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट को, वो आर्टिकल 14 में सही कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अगर आर्टिकल 15 में गलत है तो आर्टिकल 14 में भी गलत होगा। उसमें यहाँ पे युक्ति वर्गीकरण सिद्धांत को अप्लाई नहीं किया जा सकता आर्टिकल 14 के तहत। अब यहाँ पे ये RRCSP तो यहाँ पे है ही, साथ ही एक जगह और आपको मिलेगा, कहाँ पर? आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 में यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़कर बाकी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये 4 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आर्टिकल 325 खोलोगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको, क्या मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति केवल किन आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, इन आधारों पर निर्वाचन नामावली में अपात्र नहीं होगा। यानी निर्वाचन नामावली, वोटर लिस्ट बनती है आपकी, वोटर लिस्ट बनाई जाती है ताकि आप वोट डाल सको। जो चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं ना, उसमें वोट डालने के लिए, तो आपको इस आधार पे अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा कि आप किसी इस रिलीजन को, किसी दूसरे रिलीजन को, ठीक है ना, आपकी कास्ट कुछ और है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ कोई और, जन्म स्थान कहीं और का है, तो इस आधार पे वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते इन आधारों पर, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि कास्ट, सेक्स, यानी मतलब कि आप महिला हो, आप पुरुष हो, इन आधारों पर ये अपात्र नहीं कहलाओगे। ये आर्टिकल 325 में है, ये इसी से रिलेटेड था, ठीक है ना। RRCS ये इसी तरह का प्रोविज़न था, इसलिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ताकि आपको आसानी से याद रहे। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद जो 15 है हमारा, अनुच्छेद 15 जो है 6 पार्ट में डिवाइड, यानी 6 उपखंडों में डिवाइड किया गया है। पहला कहता है कि राज्य द्वारा विभेद वर्जित, यानी कि राज्य किसी भी तरह का विभेद नहीं करेगा, असमानता का व्यवहार नहीं करेगा नागरिकों के साथ। और दूसरा जो खंड है वो क्या कहता है, राज्य एवं नागरिक दोनों द्वारा वर्जित है, यानी कि राज्य, चाहे राज्य हो चाहे नागरिक हो, ये दोनों ही क्या मना किए गए हैं कि आप क्या नहीं करोगे, जो खंड 2 में बताए गए स्थान हैं उन पर जाने से किसी को रोकोगे नहीं, उसको वंचित नहीं करोगे, उनको अधिकार। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, होटलों में जाने का अधिकार है, सार्वजनिक मार्ग पे जाने का अधिकार है, सार्वजनिक जो तालाब वगैरह हैं, सार्वजनिक स्थान है, उन सभी जगह जाने का हर नागरिक का अधिकार है। अगर वहीं से जाने से उसको वंचित कर दो तो फिर क्या होगा, ये आर्टिकल 15 का वायलेशन हो जाएगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का, ठीक है। तो ना तो नागरिक आपको यहाँ पे वंचित कर सकते हैं, ना ही राज्य वंचित कर सकते हैं। उसके बाद अब आता है, ये तो प्रतिषेधात्मक हो गए, 2 खंड जो हैं वो क्या है, प्रतिषेधात्मक भेदभाव को मना करते हैं। अब यहाँ पे 3, 4, 5, 6, अब ये क्या है, ये युक्तियुक्त भेदभाव बताता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, बोल दिया कि भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 3 से लेकर 6 तक प्रोविजन बना दिया गया कि युक्तियुक्त भेदभाव किया जा सकता है। जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 में, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या किया जा सकता है। अगर भेदभाव तो कर सकते हो, लेकिन युक्तियुक्त होना चाहिए, मनमानापन नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी करते रहो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3rd खंड क्या कहता है, स्त्रियों तथा बच्चों के लिए, ठीक है, यहाँ पे पाई में स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने की बात करता है। 4th नंबर आता है पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब इसको कब जोड़ा गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी के माध्यम से इस 4th क्लॉज को जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था, जो हमारा मद्रास वर्सेस चंपाकम मुदोराई राजन का केस था, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, यानी इसमें कुछ आरक्षण दे दिया गया था, तो आरक्षण को चैलेंज किया गया था। तो निर्णय क्या आया कि यहाँ पे ऐसा विशेष उपबंध नहीं कर सकते हैं पिछड़े वर्गों के लिए। तो इस निर्णय को क्या करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक संशोधन ही ला दिया गया सरकार के द्वारा। तो संशोधन कौन सा किया गया, पहला संशोधन, और उस संशोधन के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध यहाँ पे प्रावधान कर दिया गया। 5वां आता है प्राइवेट शिक्षण संस्थान में आरक्षण। ये 93rd अमेंडमेंट 2005 के माध्यम से जोड़ा गया था, यानी कि जो आपके प्राइवेट शिक्षा संस्थान हैं, जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उनमें आरक्षण की बात की जा रही है। आप गवर्नमेंट जो कॉलेज वगैरह है उनमें तो आरक्षण दे सकते हो, लेकिन जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उनमें कैसे दोगे, पहले तो नहीं दे सकते थे ना। क्यों, क्योंकि जो शिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है प्राइवेट, वो क्या है, एक प्रकार से उनका बिजनेस चल रहा है।
और बिजनेस में किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19(1) छा में बताया गया है, ठीक है, छा छाता वाला छा, उसमें बताया गया ना कि आप किसी भी तरह के वृत्ति उपजीविका चला सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे उसी के लिए यहाँ पे एक अपवाद के रूप में ये ला दिया गया 93rd अमेंडमेंट करके। उसके बाद है सामान्य वर्ग के सदस्यों को आरक्षण, यानी कि 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, और यहाँ पे सामान्य वर्ग जो हैं उनके आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए सदस्य हैं सामान्य वर्ग के, उनको 10% का आरक्षण दिया गया इसमें। इतना शॉर्ट में समझ में आया? शॉर्ट में समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं 15(1). अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि राज्य किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करेगा ना। तो राज्य कैसा भेदभाव नहीं करेगा? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, या तो इन सभी के या फिर इनमें से किसी भी के आधार पर भी किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब यहाँ पे विभेद तो किया नहीं किया जाएगा, ये बोल दिया गया, लेकिन विभेद का मतलब क्या होता है, विभेद का तात्पर्य क्या है? ये केस था काठी रेनिंग वर्सेस सौराष्ट्र राज्य, 1952 का केस था। अब इस केस के माध्यम से क्या बोला गया था कि किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना यदि कोई कानून RRCSP, यानी कि इन सभी जो बताए गए यहाँ पे 5 चीज़ें, इन सभी के आधार में या फिर इन सभी में से किसी के आधार पर भी असमानता बरतता है राज्य, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वो विभेद किया जा रहा है, और ऐसी विधि क्या हो जाएगी? शून्य घोषित कर दी जाएगी। मतलब अगर ये RRCSP के आधार पर कोई ऐसा विधि लाया जा रहा है कि विधि बनाकर कोई अधिसूचना जारी करके भी किसी नागरिक के साथ ऐसे भेदभाव किया जा रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? उसको शून्य घोषित किया जा सकता है अगर ऐसा विभेद उत्पन्न हुआ तो। अब विभेद का मतलब असमानता का व्यवहार उत्पन्न किया गया, असमानता का व्यवहार किया गया किसी व्यक्ति के साथ, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि विभेद किया गया, और विभेद का तो प्रतिषेध किया गया है। ये सिर्फ राज्य को रोकता है इसमें, सब क्लॉज फर्स्ट में, ठीक है। तो ये विभेद का मतलब बता दिया है काठी रेनिंग बनाम सौराष्ट्र राज्य में। अब बात आती है कुछ केसेस की, ठीक है। तो पहला केस क्या था? प्रताप सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य, 1960 का मामला था। अब इसमें क्या हुआ कि क्या होता है, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पुलिस अधिनियम 1861 के तहत, यानी कि सरकार ने क्या किया? एक अधिसूचना जारी कर दिया। पुलिस अधिनियम 1861 एक एक्ट बना हुआ है, इस एक्ट के तहत एक अधिसूचना जारी करता है, और इस अधिसूचना में क्या जारी करता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाना चाहिए, और उनको डिस्टर्ब एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया, और वहाँ अतिरिक्त पुलिस लगा दिया। जब एडिशनल पुलिस वहाँ पे लगा दिया ताकि वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे, तो वहाँ पे क्या किया गया? उन अतिरिक्त पुलिस के लिए खर्चे भी तो चाहिए भाई। जो अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जा रहा है उनमें खर्चे भी तो होंगे, तो उन खर्चों को वसूलने के लिए ना उन निवासियों से लेने के लिए कर लगाए गए, ये टैक्स लगा दिया गया कि जो वहाँ के निवासी हैं वो टैक्स देंगे, और उसी टैक्स से अतिरिक्त पुलिस के खर्चे यहाँ पे वसूले की जाएंगे। बट गलती इसमें क्या कर दी? गलती यहाँ पे इन्होंने ये कर दी कि उनको हरिजनों और मुसलमानों को छूट दे दी, और किस आधार पर दे दी? जाति और धर्म के आधार पर। तो आपने तो पहले ही पढ़ा है कि जातीय धर्म के आधार पर अगर भेदभाव होता है तो वो तो शून्य हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है, असंवैधानिक है। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई। तो छूट जो दी गई थी जातीय धर्म के आधार पर दी गई, जो 15(1) का उल्लंघन कर रहा था, और 15(1) का उल्लंघन मतलब कि इसको शून्य घोषित किया जाए, असंवैधानिक है। तो न्यायालय ने इसको क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये था कुछ जाति और धर्म के आधार पर एक केस था, प्रताप सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य का। अब आता है नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है? इसी जो सब खंड है, ठीक है ना, उपखंड है, इसी से रिलेटेड एक केस और है। कौन सा? DP जोशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है ना, यहाँ पे राज्य है, राज्य 1955 का केस। अब इसमें भी क्या किया गया? इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें की गई, विभेद तो किया गया आर्टिकल 15 के तहत। तो जो मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के एक नियम के अनुसार, यानी मेडिकल कॉलेज के जो रूल्स बनाया गया था ना, उस रूल्स के अनुसार जो यहाँ पे एक चीज़ की गई, क्या चीज़ की गई कि मध्य प्रदेश के बाहर के जो छात्र यानी कि MP के आउटसाइड ऑफ इंडिया, MP मध्य प्रदेश, अब MP के बाहर के जितने भी छात्र थे उनको प्रवेश के लिए ना, यानी एडमिशन के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था।
जब अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था ना, तो यहाँ के जो एमपी के स्टूडेंट थे, एमपी के जो स्टूडेंट थे उनको तो नहीं देना पड़ता था। ये तो हुआ भेदभाव, ठीक है। और तो यहाँ पे जो छात्र हैं, इन्होंने क्या किया कि केस लगा दिया, पिटिशनर जो थे उन्होंने चुनौती दे दी। चुनौती क्या दिया कि ये जो है वो जन्म स्थान के आधार पर विभेद कर रहे हैं, और जन्म स्थान प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर तो ये मना किया गया है, आप कर नहीं सकते, ये आर्टिकल 15 का सब क्लॉज फर्स्ट कहता है। तो यहाँ पे न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो उक्त नियम था ना, ये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, तो वो क्या है, वो वैध है नियम, यानी लीगल है, उसमें कोई विभेद नहीं है। विभेद क्यों नहीं है? क्योंकि जो जन्म स्थान के आधार पर ये रूल नहीं बना है, बल्कि निवास स्थान के आधार पर बना है, ठीक है। तो ये जो जन्म स्थान है और निवास स्थान है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप निवास कहाँ करते हो वो है, और जन्म स्थान जहाँ आपका जन्म हुआ। निवास तो आप कहीं भी कर सकते हो, तो जहाँ आप निवास कर रहे हो ना, वो निवास स्थान के आधार पर ना विभेद किया जा सकता है। और आर्टिकल 15 में ना केवल जन्म स्थान के आधार पर विभेद को रोकता है, ना कि निवास स्थान के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर न्यायालय ने इसको सही ठहराया, ठीक है। 2 केस हो गए। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 2। अब आर्टिकल 15 जो क्लॉज 2 है वो दोनों को रोकता है, ठीक है, चाहे आपके राज्य हो प्लस आपके जो नागरिक हैं, ठीक है, ये दोनों को रोकता है। कहता है कि कोई नागरिक केवल RRCSP रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से सभी के आधार पर या फिर इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कि कोई भी नागरिक किसके अधीन नहीं होगा, कि चाहे जो RRCSP के अधीन कोई निर्योग्य घोषित नहीं किया जाएगा, कोई दायित्व नहीं होगा उनका, कोई निर्बंधन या शर्त नहीं लगाई जा सकती उन पे। किस बात के लिए शर्त? अब शर्त यहाँ 2 खंड बताए गए। पहला कहता है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन इसके स्थानों या प्रवेश में। अब आप कहीं होटल में जा रहे हो, ठीक है, आप गैस करो कि आप मान लो हिंदू हो या फिर आप मुस्लिम हो, कोई भी हो, अब सार्वजनिक होटल है, खाना खाने जाना है, अब वहाँ पे आपको रोक दिया जाए कि आप तो मुस्लिम हो, आप नहीं जाओगे, हिंदू हो नहीं जाओगे, क्रिश्चियन हो नहीं जाओगे, ये तो गलत हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको मना किया है कि आप इन आधारों पर ना यहाँ पे विभेद नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक के साथ, अब चाहे राज्य हो चाहे नागरिक हो। दूसरा कहता है कि पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, यानी कि जो पूर्णतः है या भागतः अंशतः, कुछ भाग राज्य के द्वारा, कुछ भाग किसी और के द्वारा, ठीक है ना। तो कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, यानी स्नान घाट का मतलब जहाँ पे लोग नहाते हैं, ठीक है, स्नान करते हैं, सड़क है, सार्वजनिक समागम की स्थान है या जहाँ पे लोग आसानी से जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थान है, इन सभी जगह पे जाने के लिए ना नहीं रोका जाएगा किसी भी नागरिक को, चाहे क्या हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी व्यक्ति हो। भारत के नागरिकों को ना यहाँ पे अधिकार मिलता है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे अभी G20 समिट हुआ, ठीक है, G20 समिट में कुछ जो सार्वजनिक मार्ग थे उनको रोक दिया गया था, आप वहाँ से नहीं जाओगे। हाँ, तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, ठीक है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन। लेकिन यहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता कि कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है लेकिन आपको जाने से वहाँ पे रोका जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर होगी तो यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का वायलेशन होगा और यहाँ पे वो असंवैधानिक वो आदेश हो जाएगा। अब आ जाओ थर्ड नंबर क्या कहता है, स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध। जो स्त्रियां हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपबंध करने की बात किया जाता है। जैसे आप देखते होगे ना, जो स्त्री हैं और बालक हैं उनकी स्वाभाविक प्रकृति है। स्वाभाविक प्रकृति कैसी होती है कि जिसके कारण उनके विशेष संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? कैसे? वे अपनी सामाजिक कुरीतियों के शिकार होते हैं। जैसे बाल विवाह होता है, बाल विवाह होता था ना, बाल विवाह अधिनियम बनाया गया इसके लिए, उन बच्चों के संरक्षण के लिए। बहु विवाह यानी एक से अधिक विवाह, इसको रोका गया, इससे रिलेटेड प्रावधान किए गए।
मुस्लिम जो महिला है उनका संरक्षण करने के लिए तलाक से, इन सभी का क्या किया गया, संरक्षण किया गया। किस आर्टिकल के तहत, 15 क्लॉज 3 के तहत ही किया गया। यहीं से तो ये अधिकार देता है संसद को, जो ये आपके विधायिका है उसको क्या पावर देता है ना, कि यहीं से आप क्या कर सकते हो, उनके लिए विशेष उपबंध कर सकते हो। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि यदि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये तो बात होगी बेयर एक्ट में। बेयर एक्ट में इतना ही लिखा है ना, 2 लाइन की, कि इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद के मतलब आर्टिकल 15 की कोई भी बात जो आपने आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 और 2 में पढ़ी, उनकी कोई भी बात जो अगर किसी स्त्री वाले बालकों के लिए संरक्षण के लिए कोई विशेष उपबंध किया जा रहा है, तो उसके लिए आप रिट नहीं लगा सकते हो कि आप 226 में हाई कोर्ट चले गए या 32 में आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि इनको रोका जाए। इसके लिए ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है। तो यहाँ पे किया जा सकता है ऐसा क्योंकि ये जो भेदभाव किया जा रहा है ये युक्ति युक्त भेदभाव, रीजनेबल है। इसी तरह देखिए जैसे अनुच्छेद 42 है। अनुच्छेद 42 में क्या है, एक स्त्रियों को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान किया जा सकता है। उसमें ऐसा लिखा है वो क्योंकि लिखा है ऐसा कि प्रदान किया जा सकता है क्योंकि DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें लिखा है। तो आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, लेकिन इससे रिलेटेड आप कानून बना सकते हो। जो मैटरनिटी लीव होती है दिया जाता है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनको अवकाश दिया जाता है, छुट्टियाँ मिलती हैं। तो वहाँ पे क्या है, उनके लिए मैटरनिटी लीव के लिए एक्ट बना दिया गया है जो अनुच्छेद 15 का अतिक्रमण नहीं होता है जिससे। उसी तरह बच्चों के लिए देखा जाए तो बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है आर्टिकल 45। ठीक है, तो आर्टिकल 45 के तहत ये जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा बताया गया है, इसके लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो ये भी आर्टिकल 15 का वॉयलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये अपवाद है आपके, जो आर्टिकल 15 1 और 2 का है ये उसका अपवाद है ये। अब एक जो केस है, ठीक है ना, कुछ केस यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहला केस है आपका दत्तात्रेय बनाम राज्य 1953 का है। इसमें क्या बताएगा कि राज्य जो है वो केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। आप देखते हो ना कोई गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, तो स्त्रियों के लिए कोई स्पेशल शिक्षण संस्थान बना सकती है। इस गर्ल्स के लिए स्कूल है, कई स्कूल्स चलते हैं गर्ल्स, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। तो ऐसा भेदभाव किया जा सकता है, रीजनेबल है ये। तो इसमें ये कहा गया कि केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना की जा सकती है। दूसरा आता है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। इसमें IPC की धारा 497 थी। 497 को यहाँ पे चुनौती दी गई थी, जो अनुच्छेद 15(1) का अतिक्रमण करती थी। 15(1) का अतिक्रमण क्यों करती थी? क्योंकि वो लिंग के आधार पर यहाँ पे क्या किया जाता था, सेक्स के आधार पर यहाँ पे भेदभाव किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जब सेक्स के आधार पर भेदभाव किया जाता था, यानी कि पुरुष को क्या किया जाता था, मुख्य अभियुक्त बनाकर दंड तो दिया जाता था, लेकिन जो स्त्री जिसने उत्प्रेरित किया था उस पुरुष को, क्योंकि जो 497 का था एडल्ट्री का था, वो सिर्फ एक के उसमें से हो नहीं सकता ना, जब दोनों सहमत होंगे तभी तो यहाँ पे उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है। जब ऐसा बना होगा तभी तो यहाँ पे किया जा रहा था। तो लेकिन यहाँ पे जो 497 थी उसमें से मुख्य अभियुक्त किसको बनाया जाता था, सिर्फ पुरुष को ही बनाया जाता था, लेकिन स्त्री को उत्प्रेरक को में दंडित नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे कहा गया कि ये लिंग के आधार पर क्या हो रहा है, ये असंवैधानिक है और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब आ जाओ क्लॉज 4 में, ठीक है, जो उपखंड 5 है। अब क्लॉज 4 जो है इसको बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से 2 चीज़ें हैं, 2 आधार हैं। कौन से? पहला तो जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, दूसरा जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए एक विशेष उपबंध किया गया। अब ये जो है एक केस आया था, कौन सा? मद्रास राज्य, यहाँ ये जो केस लिखा है ना, केस का नाम है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरई राजन का केस। अब इस केस में जो निर्णय आया था उस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो सरकार है उसने क्या लाया, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 ला दिया। अब इसमें क्या बोला गया कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की, अनुच्छेद जो 29 का खंड 2 है जो अल्पसंख्यक की बात करता है, अल्पसंख्यक के लिए वहाँ पे शैक्षणिक संस्था में प्रवेश की बात करता है। ठीक है, तो इन दोनों की कोई ही बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से
पिछड़े हुए नागरिकों के या किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि अनुच्छेद 15 में जो भी लिखा अभी तक आपने पढ़ा, ठीक है, अनुच्छेद 29 खंड 2 में इसके कोई किसी बात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी बात को होते हुए भी राज्य क्या कर सकती है, राज्य जो है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि जो पिछड़े हुए वर्ग है ना, पिछड़े हुए वर्ग के जो नागरिक हैं, ये सिर्फ नागरिकों पर लागू होता है 15, तो जो नागरिक हैं उनकी उन्नति के लिए, उनका विकास हो सके, वो समान स्तर पे आ सकें, समानता का अधिकार मिला है ना। तो यानी कि एक व्यक्ति हैं, ज़्यादा पैसे है वाले हैं, इससे कुछ कम पैसे वाले, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे, इनको समान स्तर पर लाने के लिए ना क्या किया जाता है, इसके लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। तो इसके लिए जो ओबीसी वगैरह हैं, एससी एसटी हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं, दो लोग हैं, कौन सा, ओबीसी और दूसरा एससी एसटी, ठीक है। इन दोनों तीनों के लिए क्या किया जा सकता है, विशेष उपबंध किया जा सकता है, ताकि उस शैक्षिक दृष्टि जो पिछड़े हुए हैं उनको प्रॉपर शिक्षा मिल सके, सही तरीके से शिक्षा मिल सके, ताकि वो आगे बढ़ें और उनके जो समाज है, उनका जो समाज में उनकी उन्नति हो, ठीक है। तो ये तीनों आ गए, एससी एसटी भी आ गए, ओबीसी भी आ गए। ये तो बात हो गई बेयर एक्ट की। अब बेयर एक्ट की बात हो गई, अब यहाँ पे बात करें जब केस में क्या हुआ था जिसके कारण ये आया। तो चंपाकम दोरई राजन 1951 का है। मद्रास सरकार ने क्या किया, शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए अध्यादेश के माध्यम से सीटें आरक्षित कर दी। अब चूंकि उस टाइम पे तो ये ऐसा कोई ये क्लॉज था नहीं, क्लॉज 4, तो क्लॉज 4 नहीं था, इसलिए सरकार ने, मद्रास सरकार ने क्या कर दिया कि जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग के हैं उनके लिए सीट आरक्षित कर दी, यानी रिजर्वेशन यहाँ पे दे दिया उनको। जब रिजर्वेशन दे दिया तो यहाँ पे क्या माना गया कि आर्टिकल 15 का उल्लंघन था, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन मानते हुए इसको असंवैधानिक कर दिया गया। यानी इसने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि ये असंवैधानिक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए सीट आरक्षित नहीं कर सकते हो। अब संसद को आया गुस्सा, संसद ने क्या कर दिया, एक अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट क्या किया, 1951 में निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ना, ये इसमें हमारे संविधान में पहला संशोधन किया गया, और पहले संशोधन के माध्यम से सरकार ने क्या कर दिया, जिसको ये असंवैधानिक किया था, इसी चीज़ को यहाँ पे सुरक्षित कर दिया कि जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं, ठीक है, पिछड़े हुए वर्ग के नागरिक हैं, ये एससी एसटी के लोग हैं, नागरिक हैं, उनके लिए क्या कर सकती है, जो राज्य है ना वो विधि बना सकती है, विधि बनाने की एक अनुमति दे दी इस क्लॉज के अनुसार, ठीक है ना। 15 क्लॉज 4 के माध्यम से एक अनुमति प्रदान कर दी जिसको राज्य को, कि राज्य क्या कर सकती है, इनके लिए विधि बना सकती है जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं। और यहाँ पे क्या किया, जो और ये कहा गया कि ये जो 15(1) और 2 का एवं अनुच्छेद 29(2) का अपवाद घोषित कर दिया गया। ये जो आर्टिकल आपने पढ़ा 15(1) और 2 और 29(2) में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके होते हुए भी इसका अपवाद घोषित कर दिया इसको, और इसकी संवैधानिकता को सुरक्षित कर दिया कि ये संवैधानिक रहेगा, ठीक है। जैसे चंपाकम में निर्णय हुआ ना कि वो असंवैधानिक कर दिया गया, लेकिन इसी चीज़ को यहाँ पे इस संशोधन के माध्यम से इसको सुरक्षित कर दिया गया कि ये संवैधानिक है। यानी कि जो नागरिक हैं, कैसे नागरिक, जो पिछड़े हुए नागरिक हैं, किस आधार पे, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे, तो उनके लिए यहाँ पे सुरक्षित कर दिया गया, संवैधानिकता पे यहाँ पे जोर दिया गया, उसको संवैधानिक बना दिया गया, ठीक है। अब आता है कि यहाँ पे बताया गया जो अनुच्छेद 15 सब सेक्शन 4 है, वो कहता है एक अपवाद नहीं है जो, परंतु यहाँ पे क्या है, ये उपयुक्त वर्गीकरण के लिए राज्य को शक्ति प्रदान करता है। यानी कि जो कहता है कि जो आपने पढ़ा ना आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, अब यहाँ पे जो उपखंड 1, 2 है इनका अपवाद कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि अपवाद नहीं है, ये एक वर्गीकरण करने का यहाँ पे क्या है, शक्ति प्रदान करता है, युक्तियुक्त वर्गीकरण करने का राज्य को एक शक्ति प्रदान करता है। अब यहाँ पे शक्ति तो प्रदान कर दिया, पावर तो दे दिया, लेकिन प्रश्न क्या उठता है, प्रश्न ये उठता है कि समाज का कौन सा वर्ग इस श्रेणी का होगा, पिछड़ा वर्ग कौन होगा, एससी एसटी में कौन आएगा, इनकी कौन सी श्रेणी के लिए यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा, ये वर्गीकरण किया जाएगा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया, क्वेश्चन तो उठा।
लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड क्या किया कि ये राज्य निर्धारित करेगा कि इस उक्त श्रेणी में कौन कौन आएगा, लेकिन राज्य का जो निर्णय है ना वो अंतिम नहीं होगा, इसको भी रिव्यू किया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है एक केस था इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1993 का था। इसमें पिछड़ा वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण को संवैधानिक बताया गया, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है और अधिक पिछड़ा वर्ग है इनमें कुछ वर्गीकरण किया गया। ठीक है, कुछ संपन्न वर्ग होते हैं ना, तो इन सभी में वर्गीकरण किया गया और इस वर्गीकरण किसमें संवैधानिक बताया गया, इंदिरा साहनी के केस में बताया गया। लेकिन इससे पहले की कुछ कहानी थी, इससे पहले की कहानी क्या थी इस केस के माध्यम से समझिए। बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 का केस। अब इसमें क्या किया गया था, सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश में 68% का रिजर्वेशन दे दिया। अभी आपने देखा होगा कि 50% से अधिक नहीं होता है, 50% का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसमें आया था बालाजी वाले में। ठीक है, बालाजी वाले में इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, इंदिरा साहनी में इसकी पुष्टि की थी। ठीक है, न्यायालय ने बालाजी वाले मामले में ही 50% का यहाँ पे बोला था कि हो सकता है एकदम 50% तक, लेकिन इसकी कंफर्मेशन इंदिरा साहनी वाले केस में किया था। तो यहाँ पे क्या कर दिया, सरकार ने 68% का आरक्षण दे दिया, जिसमें 28% पिछड़े वर्ग के लिए दिया और अधिक पिछड़ा वर्ग जो है उनको 22% एवं SC/ST को 18% का रिजर्वेशन दिया। अब इससे इन्होंने रिजर्वेशन तो दे दिया 68% का। अब इससे क्या हुआ कि जिन्होंने जो अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी थे उनको प्रवेश मिलता ही नहीं था। अब जो कम अंक पाने वाले हैं उनको प्रवेश मिल जाता था, एडमिशन मिल जाता था। तो इससे कुछ भेदभाव उत्पन्न हुए, तो इसके लिए यहाँ पे केस लगाया गया। जब केस लगाया गया तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पिछड़े और अधिक पिछड़ा वर्ग के बीच में जो उपवर्गीकरण होता है वो 15(4) के तहत न्यायोचित नहीं है। यानी कि जो ये भेदभाव करने का जो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग अधिक पिछड़ा वर्ग वगैरह का जो यहाँ पे वर्गीकरण किया जा रहा है ना, वो यहाँ पे लीगल नहीं कहलाएगा, ये न्यायोचित नहीं है 15(4) के तहत। हाँ, इतना किया जा सकता है कि जो आपने 68% का आरक्षण दिया है उसको कम करके 50% होना चाहिए, यानी 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से। अब ये केस के माध्यम से ये तो हुआ है कि वर्गीकरण नहीं किया जा सकता और 50% का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को कंफर्मेशन किया गया इंदिरा साहनी। अब यहाँ पे जो जजमेंट दिया गया इसको उलट दिया गया, किस केस में, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस। अब इंदिरा साहनी का केस आता है जिसमें क्या किया गया, इस उपरोक्त निर्णय को, यानी जो बालाजी का निर्णय अभी हमने पढ़ा उसको उलट दिया गया और क्या यहाँ पे हेल्ड किया गया, अभी निर्धारित किया गया कि जो पिछड़ा वर्ग है और अधिक पिछड़ा वर्ग है ना, इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी ऊपर वाले के केस में बोला कि नहीं किया जा सकता, न्यायोचित नहीं है, लेकिन इसमें बोल दिया कि हाँ न्यायोचित है, इसमें इन दोनों को वर्गीकरण किया जा सकता है। और इसी वर्गीकरण को क्या बोला जाता है, क्रीमी लेयर बोला जाता है। आपने सुना होगा क्रीमी लेयर, इसी को बोला जाता है। किंतु इस चीज़ को तो मना कर दिया, इस चीज़ को बोल दिया कि यहाँ पे वैध है वर्गीकरण का सिद्धांत। अब यहाँ पे बोल दिया दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि तो 50% के बाद के बालाजी मामले के निर्णय को वैध माना, यानी जब बालाजी का निर्णय था जिसमें 50% की बात कही गई थी उसको बोला कि हाँ ये सही बात है, ये 50% से अधिक यहाँ पे नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। क्वेश्चन भी आता है कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये किस केस में बताया गया था, आपको इंदिरा साहनी का मामला यहाँ पे लिखना होगा, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1993 का केस। इतना समझ में आ गया, समझ में आया तो एक लाइक करते चलिए भैया। ठीक है, अनुच्छेद 15(5). अब अनुच्छेद जो 15(5) है ना, इसको भी संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 93rd जो अमेंडमेंट था 2005 का। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, अब इसमें विशेष उपबंध किया गया, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, संशोधन निम्न केस के निर्णय को प्रभाव को दूर करने के लिए किया गया। अब यहाँ पे कुछ निर्णय आए थे, उस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए ना ये 93rd अमेंडमेंट लाया गया था। अब वो केस क्या थे, केस ये थे कि TM पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2000 का मामला, इस्लामिक एकेडमी बनाम कर्नाटक राज्य 2003 का मामला, PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 का मामला। अब इसमें क्या कर दिया गया कि
सरकार निजी गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भैया? गवर्नमेंट में तो आप रिजर्वेशन दे देते हो, लेकिन इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सकते? जो प्राइवेट संस्थान होते, शिक्षण संस्थान होते हैं ना, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उसमें रिजर्वेशन की बात कहता है कि इस केस में बोला गया कि प्राइवेट जो संस्था है, शिक्षण संस्थान है, उसमें आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 19 रोकता है। आर्टिकल 19 कैसे रोकता है? अब यहाँ पे देखिए, अब बियर एक्ट में देखिएगा आर्टिकल 15 का क्लॉज 5, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें कहता है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 एक छा कि कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों किन्हीं वर्ग की उन्नति के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि आप विधि तो बना सकते हैं, जो शैक्षणिक दृष्टि सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी कोई भी हो, उनके लिए विधि बना सकते हो आप, ताकि उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके शिक्षण संस्था में। जहाँ तक कि ऐसे विशेष उपबंध शैक्षणिक संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न, यानी कि जो 30(1) में बताया गया है, ठीक है, 30(1) में जो बताया अल्पसंख्यक के लिए जो बताया गया है ना, उसको छोड़ करके अगर जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको छोड़ करके जो निजी संस्थाएं हैं, निजी संस्थाओं में क्या किया जा सकता है? यहाँ पे चाहे अनुदानित हो या गैर अनुदानित हो, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या ना हो, उनमें यहाँ पे क्या किया जा सकता है? विधि बनाकर इनमें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 19 क्या कहता है कि किसी भी नागरिक को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। यानी कि कोई व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, कोई व्यापार कर सकता है, कहीं भी यहाँ पे उपजीविका अपनी चला सकता है। तो जो प्राइवेट संस्थान होती है उसमें भी क्या किया जाता है? उसमें भी तो कार्रवाई एक प्रकार से किया जा रहा है ना। तो ये अगर यहाँ पे अगर उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया तो ये तो इसका उल्लंघन है, ठीक है। तो इसी के लिए क्या किया गया था? इसी उल्लंघन किया जाता है ना, इसीलिए यहाँ पे 15(5) लाया गया अमेंडमेंट करके। और इसमें एक केस आता है अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 का मामला था, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक, जब 27% आरक्षण दे दिया गया था पिछड़ा वर्ग को, तो उसको क्या किया गया? संवैधानिक बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और 93rd जो अमेंडमेंट था इसको भी संवैधानिक बताया गया। बस इतना है। अब एक ही और यहाँ पे ध्यान रखिए, अब जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 है, ठीक है, ये 6 है, सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के हैं, उनको यहाँ पे आरक्षण की बात करता है। और आरक्षण कितना? सिर्फ 10% का आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें जो कहता है कि जो खंड 4 और 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न, यानी जो खंड 4 और 5 में जो बताए गए हैं उनसे भिन्न कोई वर्ग है नागरिकों का, और जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, उनकी उन्नति के लिए क्या किया जा सकता है? राज्य विधि बना सकती है। दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 30(1) के अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं से भिन्न, यानी जो 30(1) में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है उसमें यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। उसके अलावा किसी भी शैक्षणिक संस्था पर या सरकारी नौकरी में विद्यमान आरक्षण के लिए जो विद्यमान आरक्षण है, यानी 50% का आपने देखा 50% का आरक्षण था, इंदिरा साहनी बता दिया, उसके अतिरिक्त ये 10% का आरक्षण दिया गया है इनको, ठीक है। तो इंदिरा साहनी के 50% के अतिरिक्त ये 10% का आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। ये आर्टिकल 15 आपका ख़त्म होता है। आर्टिकल 15 आपको खत्म होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे आर्टिकल 16 हम कवर करने वाले हैं।